बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केएमयूकेट 2024 का जो तीसरा टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट है, ये जो 2024 का थर्ड टेस्ट है, ये तकरीबन 100% मैच करता है केएमयूकेट 2023 की थर्ड टेस्ट से। मतलब केएमयूकेट 2023 का जो थर्ड टेस्ट था उसमें 100 MCQs थे। इसमें MCQs कितने हैं? 50 MCQs है। अगर आप केएमयूकेट 2023 के टेस्ट को देखें और इस टेस्ट को देखें तो आपको ये 50 MCQs हूबहू वही मिलेंगे। तो इसलिए मैंने जितने भी पास पेपर्स है केएमयू के 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 तक ये सारे पास पेपर्स मैंने इस यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है केएमयूकेट पास पेपर्स, उसको आप ज़रूर देखें, वहाँ ये सारे मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको कहीं भी की में कोई भी गलती नज़र आए तो सबसे पहले आप पहले कमेंट को देखें, पिन कमेंट में, शायद मैंने वहाँ वो गलती दुरुस्त की हो। अगर वही भी आपको ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हम दो कंडीशन बताते हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स 0 और नेट टार्क भी 0 होनी चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रॉकेट मोशन इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, a helicopter of mass 3 × 10⁻³ kg rises vertically with constant speed of 2 meter per second. What resultant force act on the helicopter? तो resultant force act on helicopter is 0, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स भी 0 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब द मास ऑफ अ बॉडी इज मेड 3 टाइम। मास को हम 3 टाइम इंक्रीज करें एंड वेलोसिटी बिकम डबल, और वेलोसिटी को डबल करें, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर हम मास को 3 टाइम इंक्रीज करें और वेलोसिटी को डबल करें तो वेलोसिटी पर क्या है, स्क्वायर है। 3 × 2 2 = 4, तो 3 4 = 12। तो वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, 12 टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ I⍵²। और हमें ये भी पता है कि जो डिस्क है, डिस्क के लिए हम आई लिखते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं, और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है हाफ mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है डिस्क के लिए। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू r⍵। तो ओमेगा किस चीज़ के बराबर होगी, v/r। तो v/r और I की वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I की जगह लिखी हाफ mr², ओमेगा की जगह लिखी v/r, लेकिन दोनों पर क्या है, स्क्वायर है। तो हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं। 1/2 को 1/2 में जब ज़रब देते हैं तो 1/4 इंटू mr² इंटू v²/r², क्योंकि यहाँ ओमेगा पर क्या है, यहाँ ओमेगा पर स्क्वायर है, तो इससे इसका जो वैल्यू है v/r, इस v पर भी स्क्वायर होगा और r पर भी स्क्वायर होगा। तो r² के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमारे पास आता है 1/4, m ये बच गया है और v² यहाँ mv²। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1/4 mv²। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 ATM एंड 3 ATM इज। तो ये 1:1 लिखा है, 11 नहीं है। तो हमें पता है कि साउंड वेव्स पर
प्रेशर का कोई असर नहीं होता, इसलिए प्रेशर चाहे 4 atm हो, 3 atm हो, 8 atm हो, इसका असर हमेशा नहीं रहेगा। तो 1:1 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है a charge is divided into two parts q and q minus q and separated by a distance r. The force of repulsion between them will be maximum when जब हमारे पास ये स्मॉल चार्ज q और 2 के बराबर हो जाए, ये स्मॉल चार्ज हमारे पास q और 2 के बराबर हो जाए तो इसके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है a wire of uniform cross section A length L and resistance R is cut into two equal pieces. The resistivity of each will be, तो resistivity सेम रहती है, वो लेंथ पर या एरिया पर डिपेंड नहीं करती बल्कि वो नेचर पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है an electron enters a magnetic field acting vertically downward with velocity v from east. The electron is deflected along, तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ इज करेक्ट। इसको मालूम करने के लिए न्यूज़ ड्रा करते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, तो इसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखें और फिर उसको कर्ल करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनसाइड द पेज है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो तम क्या शो करेगी? तम वुड बी पोर्स, तम हमारे पास क्या होगा? पोर्स होगा, तम हमें पोर्स शो करेगा। तो इस सूरत में ये क्या होगा? फोर्स इस तरफ लगेगा। तो हमारे पास ये जो राइट हैंड रूल है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यह उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ इज करेक्ट। अगर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का जिक्र किया होता तो फिर साउथ डायरेक्शन ठीक था, लेकिन उन्होंने किस चार्ज का जिक्र किया है? इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर इस साइड में फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस बिकॉज इट इज हाईली डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 12 है द डिके रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज कॉमनली मेजर्ड विद क्यूरी एंड बकरल। सो ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 13 है यूरेनियम 235 डिके टू थोरियम 234 बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें या तो थोरियम 231 है या यूरेनियम क्या है? 238 है। तभी क्वेश्चन का जवाब क्या आता है? अल्फा रेडिएशन। कि या तो 238 से 234 पर यूरेनियम आया है या 235 से 234 पर क्या आया है? यूरेनियम आया है। 234 पर नहीं, 235 से 231 पर। तो प्रिंट मिस्टेक है, शायद उन्होंने की है। मैंने उसका जो क्वेश्चन था वही हूबहू यहाँ पेस्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी अल्फा पार्टिकल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इस साइड पे एक्सेलरेशन होगा और इस पर टाइम होगा, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो एरिया हम क्या किस चीज़ को कहते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट, मतलब 80। तो 80 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 80 हमारे पास बराबर है डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है द मास ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी। तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास क्या है? मोलर मास क्या है? 40 ग्राम। कितना? 40। सोडियम का 1 है, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो ये 40 ग्राम आता है। कितना आता है? 1 मोल का 40 ग्राम है, तो 2 मोल का कितना आएगा? 80 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एज। तो ट्रिटियम जो है वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि ये इमिट करते हैं लो एनर्जी बीटा पार्टिकल को।
तो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं, इसलिए इसको रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। तो ग्रेफाइट हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये तो ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर कोई कहे या आपको 1 मोल कहे, ये दोनों एक चीज़ के बराबर है, ये एक बात है। अगर आपको कोई कहे कि 2 जमा 2 या आपको कोई कहे कि 4, तो दोनों क्या है, एक चीज़ है। 3 ग्राम एटम, तो ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो हमारे पास बराबर है 1 मोल में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में तकरीबन 32 ग्राम क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, और 12 ग्राम हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अब कार्बन होता है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन क्या हो गया, 16 ग्राम हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, 16 ग्राम हो जाए, मतलब ये हाफ हो जाए 16 ग्राम, तो ये मोल भी क्या होगा, हाफ होगा, और हाफ को हम 0.5 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो मैन्योर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी इज बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायो कैटालिटिक प्रोटीन। तो एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। तो O2 जो है जिस पर -2 पावर हो, ऑक्सीजन जिस पर -2 पावर हो, हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, टू अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 24 है आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू हाई पोलराइज एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है द फार्मूला ऑफ परमेटिक एसिड इज C16H32 COOH। क्वेश्चन नंबर 26 है द मेल्टिंग एंड बर्निंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज हैज नो रेगुलर ट्रेंड। क्योंकि पहले इंक्रीज होता है फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन विद 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल कहते हैं। व्हेन 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ रिमूव हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, अल्काइल रेडिकल। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं CH3 और उस पर एक डॉट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलेक्यूल। तो माल्टोज हमारे पास क्या है, ये डाइसैकेराइड है, मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं, राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। तो डाइजेशन लिवर का काम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है विच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। तो ये इंसुलिन का काम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 6 लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हेमोफीलिया जो है वो 6 लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 6 लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर को हम X लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विच प्लांट पार्ट प्राइमरीली कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस लीव्स में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट प्राइमरीली इफेक्ट द इम्यून सिस्टम। तो एड्स है जो इम्यून सिस्टम की CD4 T सेल पर ही अटैक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का क्या काम है, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन कौन बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अलजी हमारे पास ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर regulating basic body functions such as breathing and heart rate। तो ये मेडोला ओब्लांगेटा का काम है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स। तो साइटोस्केलेटन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल
को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड अपन एसोसिएटेड विद कैंसर। तो इसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 42 है in Mendel experiment with pea plant. What is the term for the trait that disappeared in F1 generation and reappear in F2 generation? तो उसको हम recessive trait कहते हैं जो F1 generation में क्या हो जाए, disappear हो जाए, लेकिन F2 generation में फिर क्या reappear हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेंडल ने कहा था कि recessive trait वो होता है जो जब भी कोई dominant trait इसके सामने साथ आ जाए तो अपने आप को क्या करते हैं, हाइड करते हैं अपने प्रॉपर्टी को, मतलब डिसअपियर की उसकी प्रॉपर्टीज डिसअपियर होती। तो F1 का जो रिजल्ट था वो सारे के सारे क्या थे, इस तरह थे। तो इसलिए कैपिटल टी की मौजूदगी में स्मॉल टी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन F2 जनरेशन में फिर क्या होता है, फिर टी बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए रिसेसिव ट्रेट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन लिवर। तो ये प्रोक्सिसोम का काम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पांस टू एन इन्फेक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी किसका काम है, बी सेल का काम है। टी सेल क्या करते हैं, डायरेक्टली किल इन्वेडर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है ही इज वेरी केयरफुल बिकॉज he does not allow his children to drive his car in rush or traffic। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम ब्रेक अ लेग। तो ब्रेक अ लेग का मतलब है गुड लक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर एक्विजिट। तो ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो 1998 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट लिटरेरी टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच वेयर कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन। तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं जब दो कंट्राडिक्टरी टर्म क्या कहते हैं कंजंक्शन में हम अगर क्या करें, इस्तेमाल करें। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि डीपनिंग साइलेंस। तो इसका मतलब है कि बहरा करने वाली खामोशी। तो खामोशी बहरा कर सकते हैं किसी चीज़ को, नहीं कर सकते ना। डीपनिंग और साइलेंस क्या है, कंट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे के मुकम्मल अपोजिट है, लेकिन हमने कंजंक्शन में इसको इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ऑक्सीमोरॉन इसको, इस फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक केम्युकेट 17 जुलाई 2025 को जो टेस्ट हुआ था उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, आप वो भी देखें। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, 2-3-4 MCQs ऐसे थे जो शायद गलत हो गई थी। मैंने कोशिश की थी कि में कोई गलती ना आए, लेकिन फिर भी कुछ गलती आई थी उसमें। तो आप ये भी देखें साथ में, उसको प्लीज़ करेक्ट करें। मैंने ये गलतियाँ वहाँ पहले मैसेज में पहला जो कमेंट है वहाँ पेन भी किए, अगर आपने वहाँ देखी है तो फिर ठीक है, नहीं तो ये देखिए आपसे, ताकि आपका कंसेप्ट वह क्लियर हो जाए। What is the name of group of words that contains subject and verb but does not express a complete thought। तो उसको हम क्लास कहते हैं और इस क्लास को डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास हम इसको कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो, लेकिन क्या सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो इसमें, लेकिन कंप्लीट माने नहीं, इसलिए नहीं देते कि ये किसी और क्लास पर जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उस पर ही इन्हिसार करता है। प्रेज जो है इसमें क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द करेक्ट फॉर ऑल ट्रांसवर्स वेव। तो ऑल ट्रांसवर्स वेव दे कैन ऑल बी पोलराइज्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वहाँ मैंने कहा था कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, लेकिन बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है मैकेनिकल वेव्स पर, तो ये बात ठीक आती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है फिर वहाँ ये बात गलत साबित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 था उस टेस्ट में कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 गैस O2, Cl2 and H2 are enclosed in a container at room temperature. If the container leaks accidentally, then
तो all will effuse out at the same time but different rates, रेट सबकी डिफरेंट होगी क्योंकि रेट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। क्वेश्चन नंबर 51 है आइस कैन बी मेल्टेड एट अ टेम्परेचर बिलो देन 0 डिग्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर, दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये हमारे पास ये प्रोसेस हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल है। तो हमें पता है कि आइस क्या होती है बिलो अबाउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आइस खुद ब खुद क्या होती है मेल्ट होती है, लेकिन अबाउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ये बात नहीं करता, ये बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर मतलब हम प्रेशर भी क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज, क्या नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज। लेकिन आप लोगों को एक बात बताओ, ये बहुत सी जगहों में मैंने देखी है ये बात कि उसको वो क्या कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज कह रहे हैं। आप ये बात चैट जीपीटी से भी पूछी, आप गूगल से भी ये बात पूछी। मैंने प्रीमेट के अलावा, प्रीमेट है शायद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ सिर्फ देखा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज है, बाकी बहुत सी जगहों पर मैंने ये स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज देखा है। तो आप ज़रूर इसको क्रॉस चेक करें, ठीक है। मैंने तो यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज इसलिए लिखा कि मेरा एक टीचर है, उसने कहा कि नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज है, मैंने उससे पूछा। लेकिन ये फिर भी आप क्रॉस चेक करें कि स्पॉन्टेनियस फिजिकल चेंज में आता है, क्योंकि हम प्रेशर क्या करते हैं इंक्रीज़ करते हैं, इसके अलावा हम कोई एनर्जी तो उसको देते नहीं है। तो फिर भी आप इसको क्रॉस चेक करें, किसी टीचर से ज़रूर पूछिए। और क्वेश्चन नंबर 67 है कोएंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो कोएंजाइम हमारे पास डिराइव्ड होते हैं विटामिन से, तो इसलिए ये भी अपने साथ आप करेक्ट करिए क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।